दोस्तों अगर आप भी 2025 के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता चल रहा, एक्सपोर्ट शिपमेंट क्या होती है, टेक्निकल टर्म नहीं पता चल रही और जो लोग ये बताते हैं वो चार्ज करते हैं एक मोटा पैसा जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, बिजनेस पांडा लेकर के आया है आपके लिए कंप्लीट फुल फ्लैश वीडियो जहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से अप्लाई करने हैं, क्या चार्जेस लगने वाले हैं, टेक्निकल टर्म क्या होती है, शिपमेंट का प्रोसेस क्या होता है और साथ के साथ में एक बोनस भी है जो कि आखिरी में बताया गया है कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बायर्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से बायर्स को अप्रोच कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन ये वादा मैं करता हूं आपसे कि अगर आपने इस वीडियो के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कंप्लीट टर्म डिटेल में पता चल जाएगी और आप बड़ी आसानी से हिंदुस्तान से अपना पहला शिपमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिजनेस पांडा की एक और धमाकेदार वीडियो में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या टर्म है आपको ये पता होना चाहिए। इंपोर्ट के केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो बाहर के देश से आप हिंदुस्तान के अंदर कोई सामान मंगा रहे हैं और हिंदुस्तान में वो सामान मंगा करके आप या तो उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं या फिर आप उसको रीसेल कर रहे हैं। मगर एक्सपोर्ट के केस के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि आप हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ही करना चाह रहे हैं। दोस्तों किसी भी देश से एक्सपोर्ट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल जो फार्मा में काम करता है, एग्रीकल्चर में काम करता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में काम करता है या किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करता है, वो क्या करेगा कि वो अपना प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। अगर कोई ग्लास बना रहा है तो अपना खुद का ग्लास बनाएगा, कोई फर्नीचर बना रहा है तो अपना खुद का फर्नीचर बनाएगा, कोई मेडिसिन बना रहा है तो अपनी खुद की मेडिसिन बनाएगा और अपने ही नाम से, अपने ही डॉक्यूमेंट से उसको एक्सपोर्ट कर देगा बाहर किसी दूसरे देश के अंदर। तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। बात करें मर्चेंट एक्सपोर्टर। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर का रोल समझना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग जो मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती, उनकी कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती, उनका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता। वो क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल राम श्याम घनश्याम से क्या करते हैं, वो उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनको पैसा पे कर देते हैं और अपने नाम से, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसने अपने खुद के डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, जिसका खुद का आईसी कोड है, रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेट है, उसका खुद का अपेडा का लाइसेंस होगा, उसका खुद का जीएसटी होगा, उसके सारी की सारी चीजें खुद की होंगी। ठीक है, वो क्या करेगा, आपसे आपका प्रोडक्ट ले लेगा और अपने नाम से आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका रोल क्या है, आपको सिर्फ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, बढ़िया से बढ़िया पैकेजिंग करनी है और मर्चेंट एक्सपोर्टर को हैंडओवर कर देना है। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर की प्रॉब्लम है, मर्चेंट एक्सपोर्टर की सिरदर्दी है कि उस प्रोडक्ट को वो किस तरीके से एक्सपोर्ट करे। मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर में डिफरेंस आपको इजीली समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों हिंदुस्तान से पहला शिपमेंट शिप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, कौन कौन से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो आपको करवाने होते हैं। बिना उन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको कंपनी फॉर्म करनी होती है। कंपनी फॉर्म आप किस फॉर्म में कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे कर सकते हैं जिसके अंदर आप ही पार्टनर होते हैं, आप एलएलपी फॉर्म में कर सकते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक पार्टनर आप बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म जिसके अंदर कई पार्टनर होते हैं उस रूप में भी आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एलएलपी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म क्या होती है, आप इंटरनेट पे इसकी जानकारी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस पांडा की टीम आपको ये जानकारी दे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप कर दीजिए, हम आपको कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे विस्तार रूप से, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो कंपनी फॉर्म कर ली, कंपनी फॉर्म करने के बाद में आप अप्लाई करेंगे पैन कार्ड। कंपनी के नाम से एक पैन कार्ड बनता है जिसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद में पैन कार्ड आ गया, आपने कंपनी फॉर्म कर ली, पैन कार्ड बन गया। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब आपके पास आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, अब आपके पास पैन कार्ड है, अब आपके पास जीएसटी है। अब आप जाएंगे बैंक के पास करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन करंट अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक से दो चीजें बहुत ज्यादा
तरीके से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि पहला जो करंट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो, और दूसरा बैंक एडी कोड आपको दे। एडी कोड का मतलब होता है ऑथराइज डीलरशिप कोड, बैंक आपको देता है। वैसे हर कोई बैंक दे देता है, लेकिन आपको ये कंफर्म कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी अगर एडी कोड नहीं मिलेगा तो बिना एडी कोड के आपको पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब आपके पास पैन कार्ड आ गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन आ गया, जीएसटी आ गया, अब आपके पास करंट अकाउंट भी है। अब आपको आईसीई कोड बनाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बनाना है, जिसके लिए आपको www.dgft की वेबसाइट के ऊपर जाना है, अप्लाई करना है, और सेम डे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड आ जाएगा। इसके अंदर जो खर्चा आपका आएगा वो आएगा महज 500 रुपए का। डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम पूरी तरीके से तैयार हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जो सबसे बड़ा टास्क है वो है बायर को किस तरीके से ढूंढना है। बायर ढूंढने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बायर आप कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो है गवर्नमेंट की हेल्प लेना, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंटरनेशनल बायर को फाइंड आउट करना। इंडियन ट्रेड पोर्टल का यूज करके आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप इसके अंदर ईपीसीज का सहारा ले सकते हैं, ट्रेड फेयर का सहारा ले सकते हैं, जिसके अंदर आप जिस भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस जगह पे कई सारे ट्रेड फेयर होते हैं, या फिर हिंदुस्तान में कई सारे ट्रेड फेयर होते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल कंपनियां विजिट करती हैं। आप उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उन्हें कन्विंस कीजिए और वहां से ऑर्डर कलेक्ट कीजिए। और दूसरा तरीका है जिसके अंदर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे आप अपनी एड रन कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट की वीडियो बना करके या रील बना करके भी अपलोड करेंगे, जिससे आपको इंटरनेशनली रीच मिलती है। इंटरनेशनली क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, और उसके बाद अगर उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे आखिर में हम बात कर सकते हैं वो है B2B पोर्टल्स के ऊपर अपनी कंपनी अपनी फर्म को रजिस्टर करना। जो भी B2B पोर्टल्स हैं जो आपको लीड्स देते हैं, उन लीड्स के ऊपर अगर आप सही तरीके से एफर्ट डालते हैं, अटेंटिव रिस्पांस देते हैं, प्रोडक्टिविटी देते हैं, बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी देते हैं, तो वहां पे आप एफर्ट डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट को उन लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने ना कंपनी फॉर्म कर ली, डॉक्यूमेंटेशन बना लिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए, सारे के सारे, आपको कस्टमर भी मिल गया है। अब आगे का प्रोसेस है ना बहुत डिटेल में समझिएगा। ये ऐसी ट्रेनिंग ना वो लोग देते हैं जो आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, बस आपसे आपका टाइम मांग रहा हूं। कंप्लीट आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ पाए, ठीक है। अब यहां पे आपने कस्टमर आपको मिला, अब कस्टमर क्या करेगा ना, आपको ना लेटर ऑफ इंटेंट भेजेगा। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है इसके अंदर कस्टमर अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का इतना साइज, इतनी डायमेंशंस होनी चाहिए, इतने की पैकेजिंग होनी चाहिए। जो ओरिजिन पोर्ट से लेकर के डेस्टिनेशन पोर्ट वो आपको बताएगा, पेमेंट पॉलिसी बताएगा, पेमेंट टर्म बताएगा, वो शिपमेंट का टर्म आपको बताएगा कि FOBP होगी या CIF के ऊपर होगी। जो लेटर ऑफ इंटेंट उसने भेजा है ना आपको, हो सकता है कि आप उसको ना माने, उसकी टर्म के ऊपर काम करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन लेट सपोज आप रेडी हैं उस टर्म के ऊपर काम करने के लिए, सारी चीजें आपको एक्सेप्टेबल हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई इस टर्म के ऊपर मैं आपको डिलीवरी दे सकता हूं, मैं आपको शिपमेंट कर सकता हूं, मैं आपको एक्सपोर्ट करके दे सकता हूं, इस टर्म के ऊपर मैं काम करने के लिए एग्री हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपके पास जो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, आपने इवैल्यूएट किया, अपनी टीम के साथ बैठे, आपने डिस्कस किया और जो भी टर्म है आपने एग्री कर दिया। अब आप बनाएंगे एक कोटेशन चार्ट। ये जो कोटेशन चार्ट होगा इसके अंदर आप कौन सी पैकेजिंग करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या रहने वाला है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की टर्म क्या है, क्या वो CIF है, क्या वो FOB है। दोनों में से कोई भी एक टर्म के अंदर ये आगे का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अब दोस्तों CIF टर्म को समझना बहुत जरूरी है। CIF टर्म का मतलब सिर्फ इतना है जिसके अंदर आपकी कॉस्ट है, इंश्योरेंस है और फ्राइट चार्जेस हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ गई, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग आ गई, आपने इंश्योरेंस भी करवाना है, वो कॉस्टिंग भी आपको पे करनी है। जो भी प्रोडक्ट है उसका इंश्योरेंस होता है, वो कॉस्टिंग भी आपको बेयर करनी है। और साथ के साथ में जो एक ओरिजिन पॉइंट से लेकर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक जो माल जाएगा उसके अंदर जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा भी आप ही को बेयर करना है। CIF समझ आया, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस और आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं। जो कस्टमर ने बना करके भेजा था ना लेटर ऑफ इंटेंट, उसके
अंदर वो बताता है कि मैं इस वाली टर्म के ऊपर काम करूंगा, मैं CIF के ऊपर काम करूंगा या मैं FOB पे काम करूंगा। ठीक है, आप कस्टमर से कन्वे करके, कस्टमर से कम्युनिकेट करके आप इसको चेंज भी करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए CIF कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, जिसके अंदर आप बनाने से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी कस्टमर का डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां तक पहुंचाने का सारा जिम्मा, सारा की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है CIF टर्म के अंदर। अब बात करते हैं FOB टर्म बड़ी सिंपल रहती है। गवर्नमेंट है ना FOB टर्म के ऊपर ना आपको ना इंसेंटिव भी देती है, यानी गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है कि भैया आप FOB शिपमेंट करें, जिसके अंदर आपको 2% का, 3% का और कई बार उससे ज्यादा का इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको दे देती है। यानी कि अगर आपका टोटल शिपमेंट 1 करोड़ का है तो उसके ऊपर अगर आपको 2% भी अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है। तो FOB शिपमेंट गवर्नमेंट ने रिकमेंड करती है। FOB शिपमेंट में क्या होता है, आपके वेयर हाउस से आपने प्रोडक्ट उठाया, आपके ओरिजिन पोर्ट तक आप लेकर के गए और वहां से आपने लोड करा, लोड करने के बाद क्या हुआ, आगे कंटेनर चला गया, वहां तलक आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यानी आपकी पोर्ट के तलक, अब वो अगर मुंद्रा है, नावा सेवा है, टूटीकोरिन है या आपके आसपास का कोई भी नियरेस्ट पोर्ट हो सकता है, वहां के पोर्ट तलक आप अपने माल को लेकर के जाएंगे, कंटेनर लोड कराएंगे, कंटेनर को डिलीवर कर देंगे, यहां तलक की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। उसके बाद कंटेनर डूब जाए, कंटेनर के साथ में कोई भी हादसा हो जाता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण माल खराब हो जाता है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी बायर की होती है। बायर वेयर करता है, आपको वेयर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर इंसेंटिव आपको देती है ताकि आप एफर्ट लगा करके कस्टमर को एडवांस पेमेंट लेकर के आप FOB शिपमेंट के ऊपर काम करें। गवर्नमेंट इस चीज को रिकमेंड भी करती है। तो आप एक्सपोर्ट करने से पहले कस्टमर के साथ में टर्म डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी टर्म के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो टर्म डिसाइड करने के बाद ही होता है। ठीक है, अगर आप FOB शिपमेंट पे काम कर रहे हैं, CIF पे काम कर रहे हैं, तो आप कस्टमर से ना बात करते हैं कि भैया कि मुझे 60% एडवांस चाहिए, 100% एडवांस चाहिए, 80% एडवांस चाहिए। तो आप जो भी एडवांस हुआ है, जो भी तय हुआ है आपके और कस्टमर के बीच में, जो भी आपने बात करी है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, उसके अंदर जो भी एडवांस तय हुआ है वो एडवांस कस्टमर आपको पे करेगा। पे करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप LC ले सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसको, TT ले सकते हैं, टेलेक्स ट्रांसफर बोल सकते हैं, या DP ले सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट ले सकते हैं। जो LC होती है ना, कई तरीके से होती है, रिवोकेबल होगी, इरिवोकेबल होगी, बैक टू बैक LC होगी, कई तरीके के टाइप होते हैं। तो वो शिपमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कौन सी आपका और आपके कस्टमर के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है। अगर LC के ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सारी की सारी LC को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डीप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से। ठीक है, तो आपने मान के चलिए आपने कस्टमर से बात करी कि मुझे ना 60% एडवांस चाहिए, तो कस्टमर आपको 60% एडवांस पे करेगा। अब ये जो 60% एडवांस पेमेंट आया है, इसी 60% एडवांस पेमेंट के अंदर आपको रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, रॉ मटेरियल को तैयार करने में जो लेबर लगने वाली है, जो फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, जो भी आने वाला है वो सारा का सारा 60% में ही आप करेंगे। ठीक है, आपके पास पेमेंट आया, पेमेंट करने के बाद आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद जो भी टाइम आपने बताया कस्टमर को, 10 दिन बताया, 15 दिन बताया, 1 महीना, जो भी टाइम आपने बताया कि इस दिन आपका प्रोडक्ट मैं शिपमेंट कराने के लिए मैं अपने ओरिजिन पॉइंट पे ले जाऊंगा और इतने दिन के भीतर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मिल जाएगा आपको, वो आपने उसको बता दिया। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस समझते हैं। प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट पड़ा है आपके वेयर हाउस के अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो आप अपने नियरेस्ट पोर्ट पे डायरेक्टली लेकर के जाएंगे उसको। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो क्या करेंगे, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट लेकर के आपके पास आएगा, आप उसको पे करेंगे और आगे आप अपने डॉक्यूमेंट से मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर के रूप से हम समझते हैं इसको। लेट्स सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस से आपने गाड़ी लोड करी, आपने नियरेस्ट पोर्ट तक लेकर के गए। अब वो नियरेस्ट पोर्ट हो सकता है या फिर ICD हो सकता है। ICD समझिएगा, इनलैंड कंटेनर डिपो, दिल्ली के अंदर, जाफराबाद के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है, अगर आप पोर्ट के थ्रू काम करते हैं, यानी जो पोर्ट है आपका, तो मुंद्रा हो सकता है, नावा सेवा हो सकता है, टूटीकोरिन हो सकता है, या फिर आपकी लोकेशन के अंदर जो भी आपका कंफर्टेबल पोर्ट लगता है आपको, उस पोर्ट पे आप लेकर के जाएंगे अपने प्रोडक्ट को। आप अपने पोर्ट पे लेकर के गए। अब यहां से ना एक तरीके से आपका जो रोल है ना, आप अब उसके आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं करा सकते। अब इसके आगे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट को हायर करना होता है।
जो CHA होता है ना, वो अलग अलग तरीके से CHA आपका प्रोसेस आगे करवाता है। आप ना जो गाड़ी लेकर के गए हैं जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट है, आपने याद है आपने कोटेशन चार्ट भेजा था आपने, अब वो कोटेशन चार्ट के हिसाब से ना आपका जो कोटेशन आप कस्टम हाउस एजेंट को दोगे, प्राइस बताओगे, वो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होंगी कि आप कौन सी क्वालिटी भेज रहे हो, क्या प्रोडक्ट भेज रहे हो, वो सारी की सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, जो क्वालिटी आप भेज रहे हो ना वो भी मेंशन होती है, जो क्वालिटी आपने बताई थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का, इतनी ये क्वालिटी का मेरा माल है। अब जो कस्टम हाउस एजेंट है ना, वो क्या कराएगा, सबसे पहले पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराएगा आपका, जो पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जो पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो होगा बिना एडी कोड के नहीं होगा। याद है जब आपने करंट अकाउंट ओपन किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, एडी कोड आपको जरूरी होता है। तो ये एडी कोड है ना, ऑथराइज डीलरशिप कोड जो होता है ना, ये पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ में काम आता है। और साथ में RCMC का सर्टिफिकेट आपका लगता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो सारे के सारे रेडी है। तो वो क्या करेगा, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराएगा, लैब टेस्ट कराएगा। अगर सारी चीजें ठीक होती हैं तो वो क्या करेगा, आपकी जो गाड़ी में आप जो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं उस गाड़ी को अनलोड कराएगा, आपके कंटेनर के अंदर उसको लोड करेगा, कंटेनर बंद करेगा, कंटेनर को सील करेगा और कंटेनर को लोड करा करके शिप के अंदर असाइनमेंट बता देगा आपको। और वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, वो होती है बिल ऑफ लैडिंग। ये बिल ऑफ लैडिंग है ना, CIF के केस में अलग होगी, FOB शिपमेंट के केस में अलग होगी। लेट सपोज हम तो FOB की बात कर रहे हैं, तो FOB के केस में क्या होगा, जो बिल ऑफ लैडिंग बनी है, जो कस्टम हाउस एजेंट ने बिल ऑफ लैडिंग बनाई, उसकी 2 कॉपी बनेंगी। एक कॉपी जाएगी बायर के पास और एक कॉपी वो आपको दे देगा। अब बायर क्या करेगा, जैसे ही उसके पास आपका जो बिल ऑफ लैडिंग की कॉपी आ जाएगी तो बायर को ये एश्योरेंस हो जाएगी कि भैया ओरिजिन पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन पोर्ट पे मेरा माल है ना शिपमेंट के लिए लगा दिया गया है, कंटेनर लोड कर दिया गया है, कंटेनर को सील कर दिया गया है और कंटेनर को सील करने के बाद उसको शिप के ऊपर अलॉट कर दिया गया है, लोड कर दिया गया है, तभी ये बिल ऑफ लैडिंग बनी है। अब यहां पे क्या करेगा, जो भी आपकी पेमेंट टर्म थी उस पेमेंट टर्म के हिसाब से जो भी आपका रेस्ट ऑफ पेमेंट है, जो भी आपका बचा हुआ पेमेंट है, वो कस्टम हाउस एजेंट, वो जो कस्टमर है आपका, जो बायर है, वो क्या करेगा, आपकी पेमेंट रिलीज कर देगा। लेट सपोज 60% पहले आ गया था, 40% बैलेंस था, अब वो 40% रिलीज करेगा, बिल ऑफ लैडिंग ले जाकर के आप बैंक में देंगे, बैंक आपका जो भी बचा हुआ पेमेंट है वो रिलीज कर देगा। यहां पे आपका शिपमेंट कंप्लीट हो गया, पहला ऑर्डर आपने शिपमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो शिपमेंट है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका शिपमेंट कंप्लीट हो गया, आपके पास पेमेंट आ गई, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, जितने दिन में पहुंचेगा उसके बाद अगर उसको क्वालिटी बढ़िया लगती है तो वो हो सकता है री ऑर्डर भी आप ही को दे। यहां तक जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसके अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, LLP फॉर्म में करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप में करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिए, कस्टमर किस तरीके से ढूंढना है, कौन सी शिपमेंट पे काम करना है, पेमेंट किस तरीके से आएगा, इसके अलावा भी इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। तो दोस्तों वीडियो तो जैसा कि आपको बताया कि काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो इसके आगे की जानकारी जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, बताने क्या वाला हूं, मैं करके दिखाने वाला हूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिना किसी को 1 रुपया दिए आप किस तरीके से बायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बायर किस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको लगी है, काम की इंफॉर्मेशन लगी है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ठीक है, और साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। आपकी एक्सपोर्ट जर्नी के अंदर बिजनेस पांडा आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो अपना सवाल, हम आपको 24 घंटे के अंदर जरूर से रिप्लाई कर देंगे। आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको देगी। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।